ठीक है। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, पहले इसको हम लोग बेसिक फंडामेंटल चीज जान लेंगे, पढ़ना क्या क्या हम लोग को। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। एटम समझते हैं ना आप लोग, जिसको हिंदी में परमाणु कहा जाता है और मॉलिक्यूल को अणु कहा जाता है हिंदी में, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर परमाणु का अध्ययन करेंगे, एटम का अध्ययन करेंगे कि एटम है क्या। यानी हमने आपको एक बात बताया था, आज भी उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि इस पूरे सृष्टि का निर्माण किस चीज से हुआ है। माने पूरा जो ये आप यूनिवर्स देख रहे हैं, ब्रह्मांड जो देख रहे हैं, वो किस चीज से बना है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये भगवान बनाए हुए हैं, है ना, बोला जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये साइंस बोलता है कि प्रकृति का जो निर्माण है वो दो चीजों से हुआ है, मैटर और एनर्जी से, ठीक ना। इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण, इस पूरे सृष्टि का निर्माण, इस पूरे जगत का निर्माण जो है वो दो चीज से बना है। यहां तक कि सृष्टि और जगत कहने का क्या मतलब है कि जितना भी चीज आप देख रहे हैं या नहीं दिख रहा है, वो सारा चीज दो ही चीज से बना हुआ है। इससे पदार्थ से, मतलब मैटर से, और एनर्जी से, ऊर्जा से। हमने बताया था कि ऊर्जा जो है ना, पदार्थ भी कोई रूप, कोई चीज नहीं है जी, पदार्थ भी ऊर्जा का ही रूप होता है। ऊर्जा दो रूप में पाया जाता है इस नेचर में, मतलब इस यूनिवर्स में एनर्जी का दो फॉर्म होता है। क्या क्या होता है? तो एक होता है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और एक होता है डार्क फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। साइंस ये मानता है, उसी को हम लोग बाद में ना जाने क्या क्या बोलने लगते हैं, लेकिन रियल में साइंस का जो स्टेटमेंट है वो यही है कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण दो चीज से हुआ, मैटर और एनर्जी से। और मैटर भी नहीं, एनर्जी से, केवल एनर्जी का ही रूप है मैटर। एनर्जी का दो रूप होता है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और डार्क फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंडेंस्ड फॉर्म, जब एनर्जी कंडेंस्ड होता है, संकुचित होता है, तो मैटर का निर्माण होता है। अब मैटर में भी किसका निर्माण होता है? तो फंडामेंटल पार्टिकल्स का निर्माण होता है। एनर्जी जब संकुचित होता है, कंडेंस्ड हो जाता है, तो उससे बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पियोन्स, मेसॉन्स, गुलवॉन्स, क्वार्क्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारा पार्टिकल का निर्माण होता है। और वो सारे पार्टिकल्स मिल करके एटम का निर्माण करते हैं। बात समझ में आया? और एटम से बन जाता है सारा चीज, एटम से मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सारा चीज बन जाता है, पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यानी सबसे पदार्थ का अगर बेसिक पार्टिकल बोला जाए तो वो एटम ना बोल करके हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, पियोन्स, मेसॉन्स, मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो बोला जाएगा। क्योंकि अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि मैटर का निर्माण किस चीज से हुआ, तो आप बोलेंगे मैटर जो है वो एटम, एलिमेंट से मिलकर के बना, है ना। एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट से मॉलिक्यूल, फिर ऐसे बन गया, मैटर का निर्माण हुआ। तो अगर वहां पे हम प्रश्न कर दे कि एलिमेंट किस चीज से बना, तो आप बोलेंगे कि एटम से बना। वहां हम प्रश्न करें कि एटम किस चीज से बना, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल से बना। आप पूछ दिया जाए कि फंडामेंटल पार्टिकल किस चीज से बना है, तो आपके पास उत्तर होगा? नहीं होगा। आपके पास कोई उत्तर नहीं है। उसका एक ही उत्तर है कि ऊर्जा का संकुचित रूप है फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है फंडामेंटल पार्टिकल। और वही फंडामेंटल पार्टिकल मिल करके एटम का निर्माण करता है, ठीक ना। और वही एटम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम जिससे बना है उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि उसका खोज कौन किया, कैसे हुआ, ये सारा चीज देखा जाता है इस चैप्टर के अंदर में। बात समझ में आया? फिर वो एटम का संरचना क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना हिंदी में कहा जाता है। यानी परमाणु का कैसा उसका संरचना है, कैसा दिखता है वो, उसके बारे में पढ़ना है। अब वहां पे जब हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे चीजें दिखाई देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमेगा, वो भी दिखाई देगा कि कोई पार्टिकल जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। अब जब वो घूमने का बात आएगा तो वहां पे हम लोग बहुत सारे वैज्ञानिकों का थ्योरी आ जाएगा, जैसे बोर्स का थ्योरी,
तो बोर्स आएंगे वहां पर बोलेंगे कि इस मूविंग इलेक्ट्रॉन का स्पीड कैसे निकाला जाएगा, उसका एनर्जी कैसे निकाला जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाएगा, उसका टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा, उसका दूरी न्यूक्लियस से कितना है, न्यूक्लियस से कितना दूरी पर वो मौजूद है और वो घूम रहा है, वो डिस्टेंस निकालने के लिए बताया जाएगा। बात समझ में? यानी परमाणु संरचना जब हम शुरू करेंगे तो उसमें परमाणु का निर्माण से लेकर के उसके अंदर जितने भी घटनाएं हो रही है वो सारी घटनाएं इस टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करते हैं। बात समझ में आया? तो ये बेसिक चीज हो गया कि सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखो कि एटम जो है उसका निर्माण किससे हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का निर्माण किससे हुआ, तो ऊर्जा का कंडेंस्ड रूप है, मतलब एनर्जी का कंडेंस्ड रूप है, संकुचित रूप है। और एक होता है डार्क फॉर्म ऑफ एनर्जी जो अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन उसका प्रकोप हर जगह रहता है। बात समझ में आया? यानी वो हर जगह प्रकोप उसका है। अगर आसमान में बादल है तो बारिश होने वाला है, वो एक प्रकोप हो गया और वो डार्क फॉर्म ऑफ एनर्जी का रूप है कि उसको कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाएगा कि वो बादल बारिश बनकर नीचे गिरने लगेगा, वो हम लोग के बस की बात नहीं है। हम लोग का उम्र बढ़ता है, वो हम लोग के बस की बात नहीं है। वो जो है डार्क रूप है, वो एनर्जी का वो रूप इसको आगे बढ़ा रहा है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता। हम लोग जिंदा हैं, जीवित हैं, हम लोग सारा एक्टिविटी कर रहे हैं, वो डार्क फॉर्म ऑफ एनर्जी का देन है ना? जिसको आप विभिन्न नामों से पुकारने लगते हैं, जिसका आप पूजा पाठ करने लगते हैं, वो एक अलग एनर्जी का रूप है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। वो एनर्जी कभी कभी आदमी को मतलब भगवान बना देता है, और वही एनर्जी कभी कभी आदमी को शैतान भी बना देता है। होता है कि नहीं होता है? तो वो सारा उसी का खेल है ना? हम लोग जीवित जिंदा है, या जितने भी जीवन वाला आप मतलब कि जीवधारी देख रहे हैं, जीवित देख रहे हैं, वो सब का सब जो है वो डार्क फॉर्म ऑफ एनर्जी और कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी दोनों से ही मिल करके बना हुआ है। ये कलम केवल कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन हम लोग दोनों ही एनर्जी से बने हुए हैं, डार्क फॉर्म से भी और कंडेंस्ड फॉर्म से भी। लेकिन वो दिखता नहीं है। क्या तुम कभी देखे हो? तुम्हारे अंदर वो मौजूद है, लेकिन क्या तुमको कभी दिखाई दिया है? और तुम इस बात को सोचे हो कि उसके निकल जाने के बाद हम लोग का शरीर का कोई वैल्यू है? कुछ रहता है? बाद में तो ये सीधा इसको ले जाकर फेंक दिया जाता है। यही ना है? तो वही ऊर्जा का संकुचित रूप और ऊर्जा का डार्क रूप दो मिलकर के पूरे सृष्टि को मूव कराता है और चलाता है। बाकी इस धरती पर कुछ भी नहीं है। बात समझ में आया? जो आया है वो जाना ही है, ये अटल सत्य है। इसीलिए ज्यादा हम लोग किसी चीज पर घमंड नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि ये चीजें ऐसे ही है, जो साइंस पढ़ता है इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। साइंस को जो डेप्थ में समझ लेता है ना, वो सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है, उसको पता चल जाता है कि जीवन क्या है ना? जीना इसको कैसे है। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। अपने में हम लोग लड़ाई झगड़ा करके मर जाएगा सब, लेकिन होगा कुछ नहीं। बात समझ में आया ना? वो जिस रूप में थे उसी रूप में चले जाइएगा आप, सब लोग। तो इसीलिए वो सब जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो हमेशा जो है वो अलग अथी में चला जाता है। तो हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एटम किसे कहते हैं, है ना? एटम। तो एटम किसे कहेंगे, हमने आप लोग को बताया भी है कि एटम कहते किसको है। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, हमने बताया था वहां डेफिनेशन में, द स्मॉलेस्ट पार्ट of an element, the smallest part of an element which which takes part which takes part in a chemical reaction but does not exist
in free state is called atom. The smallest part of an element which takes part in a chemical reaction but does not exist in free state is called atom. अगर एटम को डिफाइन करना हो तो हम ये बोलेंगे कि एटम वो सूक्ष्मतम कण है एलिमेंट का, यानी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, अत्यंत सूक्ष्मतम कण, विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, भाग लेता है, बट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जैसे इस नेचर में हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन H के फॉर्म में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, और वो H2 के फॉर्म में होगा या H2O के फॉर्म में हो सकता है ना। यानी इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी पर, हम ब्रह्मांड का बात छोड़े, पृथ्वी पर ब्रह्मांड में तो 95% केवल हाइड्रोजन है। पूरा यूनिवर्स का अगर बात किया जाए तो पूरा यूनिवर्स जो है वो 95% हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। जितने भी जायंट प्लैनेट्स हैं, विशालकाय प्लैनेट्स जो हैं, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, ये सब जो है किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। वहां पे ये धरती जमीन नहीं मिलेगा आपको, वो गैस का गोला है, हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। तो इस पृथ्वी पर केवल बात किया जाए तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किस रूप में दिखाई देता है, तो H2O के फॉर्म में होता है, जिसमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। तो हाइड्रोजन जो मार्केट में बेचा जाता है उसका प्रिपरेशन, यानी उसको कहां से निकाला जाता है, तो उसको कोशिश किया जाता है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा करके वहां से हाइड्रोजन को निकाला जाए। और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, जैसे हाइड्रोजन चैप्टर जब पढ़िएगा तो वहां बोच प्रोसेस बताया जाएगा, लेंस प्रोसेस बताया जाएगा, एसिड के मेथड से बताया जाएगा, यानी आपको लेबोरेटरी मेथड अलग और कमर्शियल मेथड अलग। कमर्शियल समझते हो ना, माने ये बना करके मार्केट में बेच करके रुपया कमाने के लिए, तो वो कमर्शियल मेथड होता है। तो हाइड्रोजन मार्केट में बिकता है ना, बैलून में भर भर के देखे हो ना, हीलियम हाइड्रोजन बिकता है, तो कहां से आता है, तो वो प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है। तुम वाटर से भी बना सकते हो, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा करके तुम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों बना सकते हो। बात समझ में आया। तो ये H2 के रूप में पाया जाएगा। नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, N2 के रूप में, न कि N के रूप में, N के रूप में नहीं, N2 के रूप में। ऑक्सीजन O के रूप में नहीं पाया जाता है, किसके रूप में, या तो O2 है ना तो O3 के रूप में, या वाटर में भी अवेलेबल होता है ऑक्सीजन। बात समझ में आया। तो वही बात यहां पर हम लिखे हैं कि कभी भी एटम एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और जब कंबाइंड स्टेट में होगा तो या तो वो होमो एटॉमिक हो सकता है, नहीं तो हेटेरो एटॉमिक हो सकता है। अगर दो गो नाइट्रोजन जुड़ गया तो N2 बना दिया तो होमो एटॉमिक हो गया, दो गो हाइड्रोजन जुड़ गया H2 बना दिया तो होमो एटॉमिक हो गया, लेकिन H2O बनाया तो हेटेरो एटॉमिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है। बात समझ में आया। तो डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि जो एटम है वो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट नहीं करता है। बात क्लियर हुआ। अब रही बात, ये एटम जो है, ये एटम का खोज किया कौन, तो एटम का खोज जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। कौन किए थे, जॉन डाल्टन। तो हम लिखते हैं यहां पर एटम वाज डिस्कवर्ड बाय डाल्टन। एटम वाज डिस्कवर्ड बाय डाल्टन, ठीक है। एटम का खोज कौन किए थे, डाल्टन। एटम वाज डिस्कवर्ड बाय डाल्टन बट he did not but he did not name
इट, कॉमा देकर लिखते हैं नेम ऑफ एटम, नेम ऑफ एटम वाज गिवन बाय ओस्टवाल्ड, नेम ऑफ एटम वाज गिवन बाय ओस्टवाल्ड। एटम का खोज कौन किए? जॉन डाल्टन, डाल्टन साहब ने एटम का खोज किया, लेकिन नाम कौन रखे? ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड ने डाल्टन साहब के द्वारा जो खोजा हुआ पार्टिकल था उसका नाम रखा एटम। और कैसे नाम रखे ये भी बता देते हैं। जो एटम नाम है ना, वो ग्रीक का एक वर्ड है एटोमोज, या एटोमियो भी लिखा रहता है, एटोमोज, जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल, नहीं टूटने वाला। और उसी एटोमोज जो शब्द है, वर्ड है ग्रीक का, उसी के ऊपर इस पार्टिकल का भी नाम रख दिया गया एटम। तो आखिर ये बात आया कैसे होगा? यानी ओस्टवाल्ड साहब ने डाल्टन से जानकारी लिया होगा तबे ना उसका नाम रख पाए। अगर किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी को बुला करके पतरा दिखा करके नामकरण होता है। तो आखिर वो कैसे होता है? पंडित जी आते हैं, उस बच्चा को देखते हैं, उसका बहुत सारा कैरेक्टर का एनालिसिस करते हैं, और उसके आधार पर उसका नाम कुछ रख दिया जाता है। वही यहाँ भी हुआ। ओस्टवाल्ड ने डाल्टन से उस पार्टिकल के बारे में जानकारी लिया, बोला कि जो पार्टिकल आप खोजे हैं उसका कुछ विशेषता बताइए। तब विशेषता उन्होंने बताया कि जो मैं पार्टिकल खोजा हूं वो अविभाज्य है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो अब ओस्टवाल्ड बोले कि वैसा कोई वर्ड लाइए जिसका मतलब हो अविभाज्य, नहीं टूटने वाला। तो उन्होंने ग्रीक से एक वर्ड निकाला एटोमोज, जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल, और उसी एटोमोज से इस पार्टिकल का नाम क्या रख दिया गया? एटम रख दिया गया। बात समझ में आया? तो हम यहां लिखते हैं द वर्ड एटम, द वर्ड एटम हैज बीन, the word atom has been derived, the word atom has been derived from a greek word, a greek word atomos, atomos, a greek word atomos, which means non divisible, which means non divisible, जिसका क्या मतलब होता है? नहीं टूटने वाला। लिखिए द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एटोमोस विच मीन्स नॉन डिविजिबल। जो एटम शब्द है वो ग्रीक का एक वर्ड एटोमोज है, उसी के नाम से प्रेरित होकर के ओस्टवाल्ड ने उसका नाम रख दिया एटम, जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल, अविभाज्य, नहीं टूटने वाला। ठीक ना? नोट करो। ये बात तो सब लिखवाए हैं तुम लोग को क्या? हो गया? मिटा दें? एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बड़ा चैप्टर है जी, और ये ऐसा चैप्टर है ना, इसके पढ़े के बिना आप ना इनऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते हैं तब तक आप ऑर्गेनिक में हाथ लगाइएगा तो आपको दिक्कत होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले इनऑर्गेनिक का 2 चैप्टर कम से कम आपको अच्छे से आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल तो कम, केमिकल बॉन्डिंग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का उपयोग कहाँ होता है? तो एक चैप्टर में नहीं होगा। जैसे नोमेनक्लेचर आप पढ़िएगा ना तो उसमें कहीं से यूज नहीं होगा, लेकिन वही जब आप आइसोमेरिज्म और जीओसी पढ़िएगा
तो आपको फील हो जाएगा कि केमिकल बॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। बात समझ में आया? बहुत सारे लोग को हम देखे हैं कि वो डायरेक्ट आते आएगा लो और तुरंत जो है नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया है ना, और उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी इतना गधा नहीं है कि वो चैप्टर को माने जहां से मन तहां से आप पढ़ा दीजिए। वो एक सीक्वेंस में दिया है ना कि आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, फिर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, फिर आप गैसियस स्टेट पढ़ेंगे। एक सीक्वेंस में इसी कारण से दिया हुआ है। तब जाकर के आप हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, यानी वहां नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म ये सब चीज पढ़ेंगे। खैर, तो हम इस पर बात करते हैं, मिटाए ना इसको। अब देखिए यहाँ पर एक हेडिंग डालिएगा आप लोग, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हेडिंग डालिए डाल्टन्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डाल दिए हेडिंग, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहला लिखिएगा एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ simple minute and non divisible particles called atom. एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, पहला पॉइंट हम लिखवाए, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सिंपल माइन्यूट एंड नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब एलिमेंट जिससे बना है, समझना, एलिमेंट जिससे बना है वो कौन सा पार्टिकल है, वो एटम है। और एटम है कैसा, तो सिंपल, बहुत साधारण है। माइन्यूट मतलब होता है अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही छोटा है। और नॉन डिविजिबल मतलब अविभाज्य है। यानी एलिमेंट जिस पार्टिकल से बना है वो पार्टिकल साधारण है, अत्यंत छोटा है और अविभाज्य है। उसी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। यानी एटम के बारे में ये सारा चीज यहाँ पर लिख दिया। ये पहला थ्योरी है किसका, डाल्टन का। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सिंपल माइन्यूट एंड नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। दूसरा बात लिखते हैं, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट are identical to each other and they have same mass and size। चल इस बात को समझिए। डाल्टन साहब ने बोला कि एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, समझिएगा, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो एक जैसा होंगे। कैसा होंगे, एक जैसा, आइडेंटिकल होंगे, देखने में एक जैसा होंगे, देखने में एक जैसा होंगे और उनका मास और साइज भी कैसा होगा, सेम होगा। यानी अगर सोडियम का हम 4 एटम लिख दिए तो क्या चारों एटम सोडियम का अलग अलग होगा, नहीं होगा। डाल्टन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाल्टन,
सोडियम का आप इनफाइनाइट एटम ले लो, पोटेशियम का इनफाइनाइट एटम ले लो, वो सारे एटम्स वो देखने में एक जैसा होंगे और उनका मास और साइज भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक ना। तब बात हुआ तीसरा पॉइंट उनका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements have different properties, different properties. Atoms of different elements have different properties, and they have different mass and size. देखो, ये बात भी बोला गया डाल्टन्स के द्वारा कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, वो उनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हमने एक सोडियम का एटम लिया, एक पोटेशियम का एटम लिया, क्या दोनों का प्रॉपर्टीज सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट का एटम है। अलग अलग एलिमेंट के अगर एटम है तो उनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग होगा, और उनका मास और साइज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सोडियम का मास 23 होगा और पोटेशियम का मास 39 होगा। बात समझ में आया। तो ये बात। चौथा उन्होंने क्या बात बोला कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed. Atom can neither be created nor destroyed and cannot be transferred from one atom of an element to another atom of another element by any physical and chemical प्रोसेस। ये बात ही बोला गया कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम को ना हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, और ना ही हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम में। जैसे हम अगर चाहें कि सोडियम को हम मैग्नीशियम में कन्वर्ट कर दें और मैग्नीशियम को सोडियम में कन्वर्ट कर दें, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये कौन बोला, डाल्टन। कि एक एटम का एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के एटम को हम लोग दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा फिजिकल और केमिकल प्रोसेस नहीं है। ठीक ना। तो यही बात यहाँ लिखा है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अनदर एटम ऑफ अनदर एलिमेंट बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, नोट करिए। हो गया।
मिटाएं। देखिए, अब एक लास्ट पांचवा पॉइंट है इनका। पांचवा पॉइंट ये है कि एटम इज द फंडामेंटल एटम एटम is the fundamental building material. Atom is the fundamental building material of an element. एक एलिमेंट का फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल कौन है? एटम है ना। जगह एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का निर्माण करने का जो पार्टिकल है, निर्माण जिससे होता है, वो पार्टिकल क्या है? एटम है। तो ये 5 पॉइंट जो है ये डाल्टन्स के द्वारा बोला गया था। ये 5 पॉइंट ही उन्होंने अपने थ्योरी में, अपने पोस्टुलेट्स में बोला। लेकिन समय के साथ उनका थ्योरी क्या हुआ? गलत होता गया। जैसे जैसे साइंस में आगे लोग बढ़ते गए, जैसे जैसे नए नए वैज्ञानिक आते गए, नए नए खोज होते गए, वैसे वैसे इनका थ्योरी धीरे धीरे क्या हो गया? गलत होते गया। तो जिन जिन थ्योरी से इनका थ्योरी गलत हुआ, उसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो हेडिंग डाल दीजिए, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी लिख लिए? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। पहला पॉइंट पर बात किया जाए। डाल्टन साहब क्या बोले थे कि एलिमेंट जो है वो बहुत ही साधारण, अत्यंत छोटा और अविभाज्य पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। लेकिन मॉडर्न थ्योरी बोला कि ऐसा नहीं है। एटम जिस पार्टिकल से बना है वही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है जी। वो अविभाज्य नहीं है। मतलब क्या है? वो विभाज्य है, उसको तोड़ा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। ठीक ना? अविभाज्य नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? कि वो विभाज्य है, जिसको तोड़ा जा सकता है ना। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि राम इज ए गुड बॉय। अच्छा, ये भी तो बोल सकते हैं राम इज नॉट ए बैड बॉय। दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। जो इसको असर्टिव क्या क्या बोला जाता है ना अंग्रेजी में, तो वही चीज है कि नॉट नॉन डिविजिबल। मतलब क्या? डिविजिबल। क्या? दो गो नकारात्मक चीज मिलकर सकारात्मक बन जाता है। जैसे बैड क्या है? बैड खराब, नेगेटिव चीज को दर्शाता है। और नॉट बैड लगा दिए तो नॉट भी निगेटिव है, बैड भी निगेटिव, तो हो गया सकारात्मक। तो वही चीज है कि एटम इज नॉट ए सिंपल, लिखिएगा इसमें, एटम इज नॉट ए सिंपल माइन्यूट एंड नॉन डिविजिबल। एटम इज नॉट ए सिंपल माइन्यूट एंड नॉन डिविजिबल particles. Atom is not a simple, minute and non-divisible particles. It is comparably comparably complex, large
एंड डिविजिबल पार्टिकल्स। हमने यहां लिखवा दिया कि एटम इज नॉट ए सिंपल, एटम जो है वह अत्यंत सूक्ष्म नहीं है, एटम अत्यंत साधारण नहीं है, और एटम नॉन डिविजिबल नहीं है। मतलब क्या कि इट इज कंपेरेबली मतलब किसी के कंपैरिजन में, और किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। जब ये पार्टिकल खोजा गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसके बाद ना ये बात बोला गया होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिससे एटम बना है वो तो सबसे छोटा ना होगा, सबसे साधारण ना होगा। तो इट इज कंपेरेबली, यह जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है ना, लार्ज है, बड़ा साइज का है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत छोटा साइज का है ना। एंड डिविजिबल, और विखंडित होने वाला चीज है, इसको तोड़ा जा सकता है। ये तब पता चला जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हुआ। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज कौन किया, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे। कब किए थे, तो 1896 ईस्वी में। और प्रोटॉन का खोज कौन किया, ई गोल्डस्टीन। कब किए, 1886 में। और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, जेम्स चैडविक। कब किए, 1932 में। उसके बाद न्यूक्लियस का खोज हुआ, जिसका खोज कौन किया, रदरफोर्ड किए। बात समझ में आया। तो ये बात है। दूसरा पॉइंट है इसमें, तो एटम इज नॉट ए सिंपल माइन्यूट एंड नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स, इट इज कंपेरेबली कॉम्प्लेक्स लार्ज एंड डिविजिबल पार्टिकल्स। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट पर। डाल्टन साहब बोले कि एक ही एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो देखने में एक जैसा होंगे और उनका मास और साइज भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं, लिखेगा एटम्स एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर न लिखते हैं, में लिखते हैं, में एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में नॉट बी identical and they may not have same mass and size। बात समझ में आया। ये तब पता चला जब आइसोटोप का खोज हुआ। यहां लेते हैं ब्रैकेट में, आफ्टर द डिस्कवरी, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं जी, है ना। बहुत सारे ऐसे एटम्स होंगे एक ही एलिमेंट के जो अलग अलग होंगे। मान लो कि तुम सोडियम का 500 एटम लिया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 500 जो एटम हमने लिया है वो सब एक ही साइज का होगा, ये संभव नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 10 अगर सेम साइड का है तो 10 ऐसा भी होगा जिसका साइज क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन है वो किसका एटम, सोडियम का है। जैसे हम लोग इतने आदमी यहाँ हैं, क्या सब आदमी हम लोग सेम मास और साइज के हैं, हो सकता है कि 2-3 आदमी का मास और साइज सेम मिल जाए, लेकिन सबका सेम नहीं हो सकता है। सबका बनावट बिल्कुल अलग अलग रहेगा, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मतलब 0.009% पॉसिबिलिटी है कि 2 आदमी का बनावट सेम हो जाए। अगर वैसा होता भी है तो वो एक ही माँ बाप का औलाद होगा, जिसका कुछ कुछ शेप क्या होगा, मिल जाएगा, है ना। मतलब मैक्सिमम
केसेज में दिखाया देता है। फिल्म का बात नहीं करना है, फिल्म में तो वो दिखाया जाता है जो कि उसको रुपया कमाना है ना। तो रुपया कमाने के लिए कुछ नया चीज नहीं दिखाइएगा तो कैसे आप रुपया दीजिएगा उसको, है ना। कुछ आपको रोचक चीज दिखाई देना चाहिए, जो आप नहीं जानते हैं वो घटनाएं दिखाया जाए तो आपको अच्छा लगता है, तब ना आप पैसा देते हैं। तो उसका हम बात नहीं कर। तो एक ही एलिमेंट्स के एटम्स जो होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा होंगे। हो सकता है कि उसमें 10% अगर सेम है तो 20% ऐसे भी होंगे कि जो सेम नहीं होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सोडियम नहीं है। क्या हम लोग का चेहरा मोहरा नहीं मिलता है, हम लोग का शेप साइज नहीं मिलता है, तो क्या हम लोग इंसान नहीं है? इंसान ही है हम लोग, है कि नहीं। तो वही स्थिति यहां भी है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, एटम्स ऑफ, हमने लिखवाया था, डाल्टन साहब ने बोला था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलग अलग होता है। ये बात उनका 100% सही था। यानी जितना भी पोस्टुलेट्स बेचारे बोले थे ना, उन सबों में एक यही लाइन जो है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अकाट्य है, इसको काटा नहीं जा सकता है। दो स्पीसीज अगर है, मतलब एक ही स्पीसीज का अगर दो आइटम है ना, तो एलिमेंट का, तो उसका प्रॉपर्टीज जो होगा, मतलब कि सॉरी एक ही नहीं, दो अलग अलग एलिमेंट्स के अगर एटम्स है ना, तो उनका प्रॉपर्टीज हमेशा क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे एक सोडियम का एटम है, एक पोटेशियम का एटम है, एक मैग्नीशियम का एटम है, तो क्या तीनों का प्रॉपर्टीज सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर तीनों का प्रॉपर्टी सेम हो जाए तो फिर काहेला हम उसको सोडियम अलग बोलते, पोटेशियम अलग और मैग्नीशियम अलग बोलते, तीनों को एक ही चीज बोल देते कुछ हो क्या। तो ये प्रॉपर्टीज अलग अलग एलिमेंट का क्या होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है ना। तो ये बात उनका यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही है, कि प्रॉपर्टीज जो है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा, बदल जाएगा। बात समझ में आया? तो यहां लिखते हैं एटम्स, एटम्स ऑफ different atoms of different elements, atoms of different elements have different atoms of different elements have different properties, but they may not have different mass and size। ये हो जाएगा आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ क्या जी, आइसोबार्स। जब आइसोबार का खोज हुआ तब इस बात का पता चला कि आइसोबार्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट्स के एटम होते हैं, लेकिन उसका मास और साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। एक ही एलिमेंट्स के एटम्स जिनका मास और साइज क्या होगा, अलग अलग होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। यानी उसका एटॉमिक नंबर, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उनका मास नंबर क्या हो जाएगा, क्या लिख दिया है जी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज मे दे में नॉट हैव डिफरेंट, हाँ ठीक तो है, दे में नॉट हैव डिफरेंट मास। ये कोई जरूर नहीं है कि उसका मास और साइज जो होगा वो अलग अलग जाए। दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जिसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग अलग होगा, लेकिन ये कोई जरूर नहीं है कि उसका मास और साइज भी क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। यानी जब आइसोबार का खोज हुआ तो आइसोबार में देखा गया कि अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं, लेकिन उसका मास और साइज क्या होता है, सेम होता है ना। दो माँ बाप का औलाद दो अगर है तो हो सकता है कि उसका प्रॉपर्टीज दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन ये कोई जरूर नहीं होगा कि उसका मास और साइज भी अलग अलग हो जाए। वहां पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों का मास क्या हो जाए, सेम हो जाए, लेकिन प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल अलग होगा।
एक जैसा प्रॉपर्टीज किसी का नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? तो ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगा, लेकिन मास और साइज कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट, मिटा इसको। तो ये चीज था, 2 पॉइंट हमने लिखवाया। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स में नॉट बी आइडेंटिकल, एक ही एलिमेंट्स के एटम आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते हैं, और उनका मास और साइज सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है? और अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, बट दे मे नॉट हैव डिफरेंट मास एंड साइज, लेकिन ये कोई जरूर नहीं है कि उसका मास और साइज भी क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। ठीक है? तो ये आइसोबार्क होता है। मिटाते हैं इसको। चौथा नंबर पॉइंट लिखिएगा। चौथा नंबर पॉइंट है, एटम एटम कैन also be created, atom can also be created, destroyed, and can, atom can also be created, destroyed, and and can transferred from one atom of an element to another atom of another element, another atom of another element by the process of nuclear fusion and nuclear fission. एटम कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड, एटम को हम लोग बना भी सकते हैं और एटम को हम लोग नष्ट भी कर सकते हैं, एंड कैन ट्रांसफर्ड, और उसको हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक एलिमेंट के एटम से दूसरे एलिमेंट के एटम में, बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दुगो विधि है, जिसके माध्यम से हम लोग एटम को बना भी सकते हैं और एटम को तोड़ भी सकते हैं, और एक एलिमेंट्स के एटम को दूसरे एलिमेंट्स के एटम में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर हमको मन करे कि यूरेनियम को थोरियम में कन्वर्ट कर दें तो कर सकते हैं। अगर हम चाहे कि 2 हाइड्रोजन को जोड़ करके हीलियम बना दे तो बना सकते हैं, है ना? तो अगर 2 छोटे छोटे एटम जुड़ करके एक नया एटम बनाए तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, फ्यूज होना कहा जाता है। और जब एक बड़ा एटम टूट जाए और छोटे छोटे एटम में कन्वर्ट हो जाए तो उसको न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है। बात समझ में आया? तो ये 2 ऐसा मेथड है जिससे आप एटम को बना भी सकते हैं, एटम को तोड़ भी सकते हैं, और एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? और लास्ट 5वां पॉइंट क्या है कि एटम इज नॉट ए फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल। एटम इज नॉट ए फंडामेंटल building material of element. Atom is not a fundamental building material of element. इसी में लिखते हैं an atom contains more than 32 different subatomic
सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक, more than 32 different subatomic particles, but only 3 are fundamental particles. कौन कौन? तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। फिर बियॉन्ड दीज इनके अलावे, बियॉन्ड दीज mesons, pions, gluons, quarks, anti-electron, anti-proton, anti-neutrino, neutrino etc. एंटी न्यूट्रिनो etc. यानी एक एटम के अंदर 32 से भी ज्यादा पार्टिकल मौजूद होता है। बात समझ में आया? यही लिखे हैं कि एटम इज नॉट ए फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मूलभूत कण, मूलभूत पार्टिकल एटम नहीं होता है। कौन होता है? एन एटम कंटेन्स मोर देन 32 डिफरेंट पार्टिकल। ये बात जान लीजिए, एक एटम के अंदर 32 से भी ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होता है, लेकिन हम लोग 3 को ही फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। वो कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इनके अलावे, बियॉन्ड दीज, इन तीनों के अलावे मेसॉन्स हो गया, पियोन्स हो गया, ग्लूऑन्स हो गया, क्वार्क्स हो गया, एंटी इलेक्ट्रॉन हो गया, एंटी प्रोटॉन हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, ये सब भी पार्टिकल होता है। लेकिन इन सब के बारे में हम लोग को ज्यादा पढ़ना नहीं है। हम लोग पढ़ते केवल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इन सबों में सबसे भारी कौन है? न्यूट्रॉन है। और इन तीनों में सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया? करिए। लिख लिए? चलिए, तो अब हेडिंग डाल दीजिएगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लिख दिए? मिटा दे इसको। चलिए, तो ये सारा बात जो है बेसिक चीज था जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बताया। यानी अभी हम आप लोगों को केवल हिंट्स किए कि एटम क्या है और एटम कहाँ से आया, मतलब उसका नाम कैसे रखा गया, और एटम का खोज कौन किए, ये सब चीज। फिर से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का 5 पोस्टुलेट्स बताए, और वो पांचों पोस्टुलेट्स बाद में कैसे गलत हुआ, किन किन कारण से गलत हुआ, वो चीज हम लिखवा दिए। अब हम लोग को यहाँ बात करना है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स डाल दिए हेडिंग, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एक यहाँ पे हम चार्ट बनाएंगे, ठीक ना, जिसमें उस तीनों फंडामेंटल पार्टिकलों का फिजिकल कैरेक्टर दिखाई देगा, जैसे चार्ज क्या है, मास क्या है, ये सारा चीज। ठीक है, तो हेडिंग डाल दिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके बाद डिस्कवरर, ईयर्स, किस साल में हुआ वो, ईयर्स। उसके बाद लिखेंगे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड, मतलब कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ। अब यहां लिखते हैं एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव चार्ज, फिर लिखते हैं एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव मास, फिर लिखते हैं एप्रोक्स मास। इतना चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जरा गौर करिएगा। आप खुद ही, ये जनरल बेसिक चीज है। पहला हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, ये रट जाना है, एनसीईआरटी में भी यही चीज दिया है। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज है वो कौन किए थे, इलेक्ट्रॉन का खोज डिस्कवरर है जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। ईयर्स क्या होगा, तो 1886, और कहीं कहीं पर 87 भी लिखा रहता है जी, 1886 या 1887 भी लिखा रहता है, अरे सॉरी 96, माने यह हम 1896, तो कहीं पर 97 भी लिखा रहता है, 96 97, लेकिन रियल में 96 ही है। और एक्सपेरिमेंट रिलेटेड, तो यहां पर एक्सपेरिमेंट होता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसमें आता है कैथोड रे, है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और एब्सोल्यूट चार्ज इस पर होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। रिलेटिव चार्ज -1, मास होता है 9.10939 इंटू 10⁻31 kg, या 9.10939 इंटू 10⁻28 ग्राम। रिलेटिव मास तो 0.00054 AMU, अप्रोक्स में कितना जी,
0। नोट कर लीजिए इसको। तब आते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन पे आते हैं, दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज कौन किए? ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन कब? 1886 ईस्वी में। यह भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसमें क्या होगा? ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हो जाएगा? ये तो ये हो जाएगा +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या -4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ये हो जाएगा +1। हो जाएगा 1.67262 इंटू 10⁻27 kg, या 1.67262 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये होता है 1.0727 AMU, और इसको आप लिख सकते हैं अप्रोक्स में 1। नोट करिए जल्दी फटाफट। तीसरा हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? जेम्स चैडविक। जेम्स जेम्स चैडविक कब किए? 1932 ईस्वी में। और एक्सपेरिमेंट था बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ बाय द बम्बार्डमेंट बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस। बेरिलियम न्यूक्लियस। बेरिलियम 4-9 पर अल्फा 2-4 का बम्बार्डिंग हुआ, तो C6-12 और एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, जिस पर चार्ज 0 और मास 1। चार्ज यहां पर 0 और मास इसका 1.67। ये हो जाता है 1.674927 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये, या इसको आप लिख सकते हो 1.67497 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये 1.0867 1.00867 AMU अप्रोक्स 1। नोट करिए इसको। यही है पूरा का पूरा फंडामेंटल पार्टिकल्स।
ना बच्चा सब देख रहा है, मेरा लाइव चल रहा है तो मैसेज भी कर रहा है सब। बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तुम लोग है कि एक एक चैप्टर को 5 बार पढ़ेगा। अरे इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं यार, तो पूरा ये हो जाना चाहिए। जितना हम सीक्वेंस से पढ़ाते हैं, हमको तो नहीं लगता है कि कोई पढ़ाता है इतना सीक्वेंस में। हर एक 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 लाइन लिख देना, एक एक लाइन को समझा देना सीक्वेंस। अब नहीं समझ में आएगा तो क्या, कौन आके समझाएगा? भगवान आएंगे समझाने क्या यहाँ? है? अब इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। ये अंतिम चरम सीमा है ये। इस, इसके बाद मृत्यु। इसमें बच्चा सब बोल रहा है कि सर 10th का नहीं पढ़ाइएगा। हम 10th का नहीं पढ़ाते हैं, 11 12 पढ़ाते हैं। हो गया। ये समझते हैं आप लोग, बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस है, क्या मतलब है इसका? यानी बेरिलियम के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल से चला चला करके मारा गया था।
उसी को बम्बार्डमेंट कहा जाता है। जैसे गांव में आम तोड़ा है तुम लोग ढेला मार मार के, तो वो क्या है, बम्बार्डमेंट उसी को कहा जाता है। एगो आम है और दे दनादन 4 गो ढेला मार रहा है ऊपर से, किसी का लग नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा सा बच बच के इधर उधर निकल जा रहा है। अब उसी में पॉसिबिलिटी है कि एक कोई ऐसा ढेला होगा जो वहां पे जाके लग जाएगा, स्ट्राइक करेगा और वो टूट जाएगा। यानी एक बार में हम लोग मतलब फेंके जा रहे हैं ढेला, लेकिन कोई एक ही है जो जा करके टकरा करके और आम को नीचे गिरा देता है ना। तो पॉसिबिलिटी है, मैथ में तुम लोग को पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर वही चीज है कि अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम न्यूक्लियस पर जब बम्बार्डिंग कराया गया, प्रहार कराया गया, बम्बार्डमेंट कराया गया, जैसे देखते हो अभी यूक्रेन में बम्बार्डिंग खूब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हवाई जहाज से आता है सब गिरोले एकदम निकल जाता है पूरा का पूरा। तो वो क्या है, वो बम्बार्डमेंट कहलाता है, वो बम्बार्डिंग हो रहा है। तो ये बम्बार्डमेंट ही कराया गया था अल्फा पार्टिकल पे, मतलब बेरिलियम न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल का। तो जैसे ये बम्बार्डिंग हुआ ना, तो ये बेरिलियम से कन्वर्ट हो गया किस में, कार्बन में, और एक न्यूट्रॉन, एक पार्टिकल वहां से निकला बाहर। उसी पार्टिकल का नाम क्या रखा गया था, न्यूट्रॉन। बात समझ में आया, बोलो। तो ये था, मिटा इसको। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। नीचे लिखिए, हेडिंग डालिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सपेरिमेंट क्या लिखे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या, एक्सपेरिमेंट को, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को किए थे कौन, जे जे थॉमसन। कैसे किए थे ये बात जानना है। कैथोड और एनोड का जिक्र हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था। इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ये बात भी समझ लीजिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ट्यूब यूज किया गया था रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के लिए, वो डिस्चार्ज ट्यूब था। कैसे था, तो जरा समझिए। एक ट्यूब लिया गया, ये एक ट्यूब है जिसको हम बोलेंगे क्या, डिस्चार्ज ट्यूब। इसको क्या नाम दिया जाएगा, डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाएगा। और एक तरफ यूज किया गया था कैथोड और एक तरफ यूज किया गया था एनोड। ये इसको एक इंडक्शन कॉइल से जोड़ दिया गया था। ये है माइनस और ये है प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस। ये क्या है, तो इसका नाम हो गया कैथोड। क्या है ये, कैथोड है, ठीक ना। इसका नाम क्या है, एनोड है। ये एनोड पॉजिटिवली और कैथोड नेगेटिवली। ये है इंडक्शन क्वायल, इसका नाम क्या है, इंडक्शन क्वायल इसका नाम है, इंडक्शन क्वायल, ठीक है, इंडक्शन क्वायल है ये, ठीक ना। उसके बाद इसका वोल्टेज कितना होता है, पोटेंशियल, तो 10,000 वोल्ट। देख लो 10,000 वोल्ट अप्लाई किया था एक के बार, और जैसे 10,000 वोल्ट अप्लाई होगा, एक चीज देखिए,
ये परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड समझते हैं? परफोरेटेड समझते हैं आप लोग? आइए हम समझाते हैं। परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब होता है छेद छेद, छिद्रदार। जैसे जो एनोड होगा ना, वो परफोरेटेड होगा। कैसा होगा? परफोरेटेड। ये परफोरेटेड। ये कैसा है? परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब छेद छेद होता है, तो ये परफोरेटेड है। इसमें क्या किया गया, एक स्क्रीन लगा दिया जाता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल का स्क्रीन। फ्लोरोसेंट समझते हैं? सिनेमा हॉल में पर्दा देखे आप लोग, वो कैसा होता है? वो फ्लोरोसेंट मटेरियल का बना हुआ, देखते हो उस पर प्रकाश जाता है, ऐसे मशीन लगा हुआ रहता है, तब फिल्म पूरा दिखाता है, उस पर रंगीन चित्र दिखाता है। तो वो जो है ना, वो फ्लोरोसेंट मटेरियल का बना हुआ है। यानी अगर उस पर कोई रे पड़ता है तो वो चमक पैदा करेगा, दिखेगा उस पे ये किस कलर का रे उस पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल का बना हुआ रहता है, जिससे ग्रीनिश येलो कलर का रे बाहर निकलता है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से जो रे बाहर निकलता आता है वो ग्रीनिश ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो ग्लो होता है इस पर, और ये फ्लोरोसेंस है। ये फ्लोरोसेंस कहलाता है। हाई वोल्टेज है, 10 टू द पावर, हाई वोल्टेज है इसके पास। और एक चीज देखिए, यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है जी। वैक्यूम पंप समझते हैं ना? एक वैक्यूम पंप लगाया गया, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, ताकि इसके हवा को निकाल दिया जाए बाहर, और बाहर निकाल कर यहाँ का प्रेशर घटा दिया जाता है। वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। और कितना लो प्रेशर है? तो 0.001 mm ऑफ Hg। देखिए कितना लो प्रेशर यहाँ रखा गया है, 0.001 mm ऑफ Hg। तो जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होता है ना, तो यहां से एक रेज निकलता हुआ दिखाई देता है, और वो किधर की तरफ मूव करता है जी? तो कैथोड से एनोड के तरफ। और ये इस छेद से निकल करके और इस के ऊपर जब टकराता है तो ग्रीनिश येलो कलर का ग्लो उत्पन्न होता है। तो इसी रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया इसका? कैथोड रेज। यही है कैथोड रेज। पहले इस बनाइए इस ढांचा को पूरा, कैथोड रेज उसी को कहा जाता है। और आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में इसके बारे में लिखवा देंगे। या एक बार YouTube पर जो वीडियो है आपके जिरकॉन पे, उससे भी आप एक बार देख करके नोट्स आप लोग आप बना लेंगे, तो हम क्लास में जल्दी जल्दी उसको समझा देंगे। सर से फोन मांग लीजिए। तो अब अगले क्लास में इसके आगे बताएंगे, ठीक ना? यही एक्सपेरिमेंट, यही सेटअप है बस। अब इसके बारे में हमको केवल लिखवाना है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है कैथोड रेज का, है ना? यही सेटअप, यही एक्सपेरिमेंट होता है। परफोरेट है, एनोड है, फ्लोरोसेंस हो रहा है, ग्रीनिश येलो ग्लो चमक उत्पन्न हो रहा है, यही सारा चीज। ठीक है।